जी हमारा A2 का बिजनेस परचेज का टॉपिक है हमारा। और जो क्वेश्चन हम करने लगे हैं वो अगर हम देखें कि वो किस पेपर में आया हुआ है तो अक्टूबर नवंबर 1143 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 1143 बनाना है थोड़ा, लेकिन किसी खास मकसद की वजह से ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाने लगा हूं। तो कहता है जी कि क्वेश्चन में प्रेस्कॉट, रोहिणी एंड सिंह हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर मेनी इयर्स विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है जी, यानी 2/5 और 1/5 जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी 190। देयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज एज फॉलोज। तो प्रेस्कॉट, रॉबिन एंड सिंह की बैलेंस शीट दी हुई है। नॉन करंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एंड फिटिंग, मोटर व्हीकल। करंट एसेट इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल। लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स दिए हुए। नॉन करंट लायबिलिटी में लोन फ्रॉम प्रेस्कॉट एट 12% पर एनम का, और कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए तीनों के। द पार्टनर्स सोल्ड देयर बिजनेस टू एशबर्टन लिमिटेड। एशबर्टन लिमिटेड कंपनी जो है वो परचेज कर रही है। पार्टनर्स ने अपना बिजनेस बेच दिया है एशबर्टन लिमिटेड को। कब? 1 जुलाई 2011 को। कितने का? फॉर 2,15,000। एशबर्टन लिमिटेड टू कवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट द बैंक अकाउंट। तो कभी भी बैंक अकाउंट हम टेक ओवर नहीं करते। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट ऑलरेडी कैश में होता है, वो कैश पार्टनर्स अपने पास ही रखते हैं। बाकी एसेट लायबिलिटीज जो है वो नई कंपनी टेक ओवर कर लेती है। परचेज कंसिडरेशन वाज सेटिस्फाइड। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है जो दोनों को दरमियान अमाउंट तय पाई है, एग्रीड वैल्यू, वो कितनी है? 2,15,000 है। लेकिन 2,15,000 को पे कैसे करेंगे? द इश्यू ऑफ 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 0.5, द इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर रिडीमेबल एट पार in 2020 to Prescott to ensure that he received the same amount of interest that he received from the loan. इस पर डिस्कस बाद में करते हैं। The balance was paid by cash. On 1st July, the partnership assets were revalued as follows. Land and building, fixture and fitting, motor vehicle, inventory, trade receivable इस प्राइस पर टेक ओवर हो रहे हैं। ये फेयर वैल्यूज एसेट्स की जिस पर हम टेक ओवर कर रहे हैं, और ये नई कंपनी की बैलेंस शीट है, नहीं टेक ओवर कर रहे हैं ना, उसी रिवैल्यूएशन नोट भी लेते हैं ना। We will always prepare the new balance sheet, or we will always go for the calculation of goodwill with the revalued amounts, the fair value. Fair value का मतलब है ये वो अमाउंट्स हैं जो दोनों के दरमियान तय पाई हैं कि इतने के एसेट्स हम सेल कर रहे हैं। अब इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, साथ आप देखो कि इसमें ट्रेड पेबल्स के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, ट्रेड पेबल्स नहीं दिए। तो हम क्या सपोज करेंगे? ट्रेड पेबल्स नई कंपनी ने टेक ओवर कर ली है, एज्यूम करेंगे हम। इसमें नहीं बताया। क्या इसमें बताया नहीं कि पार्टनरशिप बिजनेस ट्रेड पेबल खुद पे कर रहा है? नहीं। इसका मतलब है ट्रेड पेबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये अज्यूम करेंगे ट्रेड पेबल्स नई कंपनी ने, एशबर्टन कंपनी ने टेक ओवर कर ली है बैलेंस शीट वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। ठीक है जी। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमें क्या करनी होती है, आपको पता है इसमें स्टेप्स हमारे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो करते हैं जी हम। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन की वर्किंग सबसे पहले हम करेंगे जी। उसमें आपके सबसे पहले है जी ऑर्डिनरी शेयर्स, दोनों किस तीनों को जाएंगे ना। कौन कौन है वो? प्रेस्कॉट है, एक मिनट में देखता हूँ, 3 बंदे जो हैं वो कौन कौन है जी? प्रेस्कॉट है, रोहिणी और सिंह। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, PR और S, रोहिणी और सिंह। ऑर्डिनरी शेयर हम कितने की इशू कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको लेना ये बात पता होनी चाहिए कि जो अमाउंट हमारी तय पाई है हमारे दरमियान कि हम कितने का बिजनेस सेल कर रहे हैं, पार्टनर्स कितने का बिजनेस सेल कर रहे हैं, नई कंपनी कितने का बिजनेस परचेज कर रही है, दैट अमाउंट इज 2,15,000। तो ये कहां लिखी हुई है? ये अमाउंट क्वेश्चन में लिखी हुई है यहाँ पे कि द पार्टनर सोल्ड देयर बिजनेस टू एशबर्टन फॉर 2,15,000। यानी एशबर्टन इतनी अमाउंट पे करेगा पार्टनर्स को उनके एसेट्स के बदले, लायबिलिटीज के बदले। अब वो पेमेंट कैसे कर रहा है? कौन? नई कंपनी उनको पेमेंट कैसे कर रही है? 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर दे रहे हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 0.5। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो कितनी अमाउंट आ जाएगी शेयर्स की? 1,50,000। 0.5 प्रीमियम है ना, तो फातिमा 1 लाख इंटू 1.5 तो अमाउंट 1,50,000 बनेगी। उन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे वो उसने बताया होगा, नहीं बताया हुआ। हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उनकी रेशियो के हिसाब से, नहीं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। वो कितनी है देखते हैं, पीछे दी भी होगी नहीं दी? 2:1 दी हुई है, 2:1, 3 बंदे। तो 2:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें, कितनी आती है इसमें? इसका जाएगा 2/5, क्या आएगा जी? 60,000। उसका भी आ जाएगा 2/5, उसका आ जाएगा 1/5, दैट इज 30,000।
तो ये वो शेयर्स थे जो कि तीनों को मिले हैं नई कंपनी के अंदर, ऑर्डिनरी शेयर्स 1,50,000 के हिसाब से। बाकी अमाउंट कहते हैं जी डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं, issue of 8% debenture redeemable at par to Prescott to ensure that he will receive the same amount of interest that he received on the loan। तो आपके डिबेंचर आ जाएंगे 8% डिबेंचर, और बाकी अमाउंट जो आपकी आ जाएगी वो किस चीज की है, बैंक की। बाकी अमाउंट बैंक की है, बैलेंस वाज पेड बाय कैश, कैश है बैंक, वन एंड द सेम थिंग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो डिबेंचर की अमाउंट तो दी नहीं हुई, 8% डिबेंचर तो इंटरेस्ट है ना, उसके बाद 8% डिबेंचर की अमाउंट कितनी है वो नहीं पता। तो क्या कह रहा है, जरा उर्दू में इसको पहले समझें। वो कहता है कि आपने डिबेंचर उतनी अमाउंट के इशू किए हैं कि उस पर जो इंटरेस्ट है, डिबेंचर पर जो 8% इंटरेस्ट है वो लोन के 12% इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 8% ऑफ डिबेंचर शुड बी इक्वल टू 12% ऑफ लोन, यानी जो लोन पे 12% इंटरेस्ट है वो डिबेंचर के इंटरेस्ट की अमाउंट के सेम होनी चाहिए। तो मैंने अलीना उसकी मदद से, इस स्टेटमेंट की मदद से मैंने इक्वेशन डेवलप कर ली कि मुझे ये पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर शुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये होना जरूरी है। हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कितना है। लोन हमें दी हुई अमाउंट कितना जी, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 25,000 का लोन है, ये लिखा हुआ बेटा 25,000 का लोन है, उस पर इंटरेस्ट कितना है 12%। 25,000 पे 12% हम निकालते हैं, 25,000 का जो 12% है, ठहरे वो बराबर होना चाहिए किसके, वो बराबर होना चाहिए 8% ऑफ डिबेंचर के, ये है ना। वो कह रहा है कि जो 25,000 का 12% है जो भी आता है वो डिबेंचर के 8% के इक्वल होना चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारा। सर कैसे पता चला आपको, देखें दोबारा। The issue of 8% debenture to Prescott to ensure, ये यकीन करने के लिए that he received the same amount of annual interest that he received from the loan। लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर पर भी उसको वही इंटरेस्ट मिलेगा, उतनी अमाउंट के डिबेंचर आपने इशू करनी। अमाउंट डिबेंचर की इशू करने की पता नहीं है, तो हम निकालते हैं जी। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका 8% ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू 25,000 का 12% कितना आता है जी 3,000। तो डिबेंचर की अमाउंट आपके पास कितनी आ जाएगी, डिबेंचर की अमाउंट हम निकाल लेंगे, वो आपके पास आ जाएगी 3,000 डिवाइडेड बाय 8% यानी 0.08, आपके पास डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी 37,500। यानी लोन आपका 25,000 था, लेकिन जितनी अमाउंट के डिबेंचर आप उसके बदले उसको इशू कर रहे हैं प्रेस्कॉट को, वो कितने 37,500 के डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं। लेकिन 37,500 का 8% निकालें तो 3,000 ही आएगा, और 25,000 का 12% निकालें तो वो भी 3,000 ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट आपस में बराबर है। हालांकि एक का 8% है, एक का 12% है, वो ये कंडीशन लगा रहा है सवाल में। नहीं, आप गलत कर रहे हो बेटा, 8% तो मतलब 0.08 होता है, करें यही आएगा। हाँ जी ठीक है जी। तो हमने डिबेंचर की अमाउंट निकाल ली, 8% डिबेंचर हम उसको जो इशू करेंगे नई कंपनी के, वो कितने होंगे 37,500। जो बाकी अमाउंट है ना वो बैंक की सूरत में आ जाएगी, डिफरेंस ऑफ द परचेज कंसिडरेशन एंड दीज अमाउंट्स, यानी 2,15,000 माइनस 37,500 माइनस 1,50,000 कितना आता है, वो अमाउंट बैंक की आती है। एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आएगा ये डिबेंचर वाला। 27,500 is the amount of cash which is supposed to be paid by the new company to purchase 2,15,000 minus 37,500 minus 1,50,000। तो बाकी जो अमाउंट है वो आप कैश की सूरत में पे कर रहे हैं, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब मैं निकालना चाहता हूँ किसकी अमाउंट जी, शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल 1 2 3 4 5 1 लाख का शेयर है, एक शेयर कितने का है 1 का, शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 लाख। शेयर प्रीमियम की अमाउंट निकाल लेंगे, हो जाएगी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.5, वो आपकी कितनी आ जाएगी भाई
50,000 टोटल अमाउंट जो बनेगी वो वही बन रही है शेयर कैपिटल और शेयर मिला के टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स वो कितनी बन रही है 1,50,000। बहुत अच्छा सवाल किया मैंने, याद करें पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं ताकि आइंदा के लिए भी आप याद रखें, ताकि बार बार रिपीट हो। ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ये हम किस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, मैं लिख रहा हूं सेलिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिक रहा है वो कौन सा बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन हम जो ये कैलकुलेशन करते हैं, ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं, ये वाली भी और दूसरी जो मैं भी करने जा रहा हूं, किसकी भला, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये हम करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यू परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो खरीद रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ आई बात? तो आपने तो बिल्कुल बता दिया कि सर ऊपर भी 1.5 लाख लिखे हैं, वो 1.5 लाख हमने तीनों में दे दी हमको, किस रेशो से, उनकी रेशो से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, 2/5, 2/5, 1/5। लेकिन नई कंपनी की बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे। उसके लिए आपको वर्किंग उनकी इसकी अलग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आप करनी है हमने क्या बोला, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, वो भी नई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। वो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखता हूं, हेडिंग आपकी आ जाएगी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इधर आपके डॉलर के साइन आ जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के अंदर आपने ये देखना है कि आप एसेट्स कितनी अमाउंट के टेक ओवर कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हमेशा किस अमाउंट से की जाती है, फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू का मतलब है रीवैल्यूड अमाउंट से। फेयर वैल्यू का रीवैल्यूड अमाउंट का मतलब है जो आपस में तय हुई है उस प्राइस पर की जाएगी। जो अमाउंट आपस में तय हुई है उसको हम देखते हैं नीचे। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का टेक ओवर कर रहे हैं हम, 1,15,000 का। मैं लिख लेता हूं जी, लैंड एंड बिल्डिंग हम टेक ओवर कर रहे हैं कितने का जी, 1,15,000। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं जी। फिक्चर एंड फिटिंग हम टेक ओवर कर रहे हैं कितने का, 32,000 का। ठीक होगी जी बात। आगे उसके बाद मोटर व्हीकल हम टेक ओवर कर रहे हैं 15,000 का। ठीक होगी जी बात। उसके बाद इन्वेंट्री हम टेक ओवर कर रहे हैं 22,000 का, लिख लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल हम टेक ओवर कर रहे हैं कितने के, 13,500 के। बेटा ऊपर वैल्यू जो मर्जी लिखी हो, जिस प्राइस पर हम टेक ओवर कर रहे हैं हमने वो प्राइस लिखनी है, वो है 13,500। टोटल कर लेंगे इसका, कितना आता है जी, 197,500। इसमें से हम लेस कर देंगे लायबिलिटीज, यानी वो तो एक ही है, वो क्या है, ट्रेड पेबल्स। अब आपका सवाल उठता है ऐसा ट्रेड पेबल्स तो यहाँ दिए ही नहीं हुए। अगर क्वेश्चन में किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने ना दी हो, हम सिर्फ एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं सारे के सारे, ट्रेड पेबल्स के बारे में तो मैं नहीं बताया। हम सपोज करते हैं कि हमने ट्रेड पेबल भी टेक ओवर कर लिए, जितने उसके दिए हुए, कितने दिए हुए ट्रेड पेबल उसके, 9450, उसी वैल्यू पे टेक ओवर हो गए जो दी हुई वैल्यू 9450, वो भी हमने टेक ओवर कर लिए। लेकिन वो अमाउंट इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि उसकी लायबिलिटी अब क्या बन गई है, हमारी लायबिलिटी। उसके एसेट्स हमारे एसेट्स बन गए हैं, उसकी लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी बन गई है। हमें उसको कितने पैसे पे करने चाहिए, दैट इज द अमाउंट व्हिच इज नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आपके पास आ जाएंगे 188,050। ये अमाउंट हमें पे करनी चाहिए थी, लेकिन हम अमाउंट पे कितनी कर रहे हैं, जो हमारी उसके दरमियान तय पाई है, व्हिच इज बेसिकली परचेज कंसिडरेशन, कि हम कितनी अमाउंट उसको पे करेंगे, वो हमारी कितनी है, 2,15,000। हम किस चीज के ज्यादा पे कर रहे हैं, वो है ज्यादा जो पे कर रहे हैं वो है गुडविल। वो हम गुडविल के पैसे पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा अमाउंट, और वो आ रही है 26,950। इसी कैलकुलेशन दोबारा देख लेना फातिमा।
ये आपके आ गई गुडविल 2695। तो जो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम की कैलकुलेशन है सर यार, जो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है, ये नई कंपनी की बैलेंस शीट के पॉइंट से होगी। क्यों सर? क्योंकि नई कंपनी की बैलेंस शीट में आपने डाटा जो उठा के ऐड करना है वो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का ही है। नई कंपनी की बैलेंस शीट में आपने डाटा जो उठा के ऐड करना है वो यही शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम की अमाउंट होगी जो वहां जाके आपने ऐड करनी नई कंपनी की बैलेंस शीट। अब उसने क्वेश्चन में नई कंपनी की बैलेंस शीट मांगी हुई हमसे कि नई कंपनी की बैलेंस शीट बना के दिखाएं कि वो किस तरीके से बनाई जाएगी या किस तरीके से बनाई जानी है। तो वो मैं आपके सामने बनाता हूँ नई कंपनी की बैलेंस शीट, क्योंकि सवाल में यही मांगा मैंने। जैसे सर आपका सवाल उठता है सर यूटिलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, बना सकते हैं, लेकिन दैट क्वेश्चन बेसिकली इज यूज्ड टू आस्क बाय द एग्जामिनर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेलिंग बिजनेस। वो पार्टनरशिप बिजनेस की क्लोज होने की बुक्स है सारी, वो मांगी नहीं हुई उसने, होता तो मैं वो भी सॉल्व करता। उसने सवाल मांगा है नई कंपनी की बैलेंस शीट के हवाले से, और वो क्या मांगा है पढ़ के देख लेते हैं। देखें ये नई कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई सामने आपके, इसके अंदर वो चीजें सारी क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, क्योंकि वो बिजनेस उसने टेक ओवर कर लिया है नया। रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर Ashburton statement of financial position immediately after the acquisition of the partnership। पार्टनरशिप एक्विजिशन के बाद नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। कितने नंबर है, 22 नंबर का सवाल उसने हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपने बना के दिखानी है। करते हैं इसको सॉल्व, इसको रखते हैं हम सामने अपने, तो इसी में ऐड होनी है ना अमाउंट साइन, और हम वापस चलते हैं अपनी वर्किंग की तरफ, और वर्किंग को छोड़ के हम एक नई जो है वो प्रिंट शॉप ओपन करते हैं ताकि हम बैलेंस शीट जो है वो डेवलप कर सकें इसकी। बताते हैं जी हम यहाँ पर आपका आ जाएगा जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मुश्किल तो नहीं। सबसे पहले इसमें यहाँ पे क्या जाते हैं जी, नॉन करंट एसेट्स। उसका सवाल भी आ रहा है, वही पढ़ सकते हैं। ठीक है, रात रात में भेजना मैंने जी। लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000 की है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे बेटा, हम देखें, मैं यहाँ लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 प्लस जो आपने ऐसा टेक ओवर किए वो इसमें ऐड हो जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की टेक ओवर की आपने, 1,15,000 के लिए ना, जो नई कंपनी से खरीदी है आपने 1,15,000 की टेक ओवर की है ना। एक आपकी अपनी दी हुई है क्वेश्चन में 1,25,000 की अपनी दी हुई है, 1,15,000 की हम टेक ओवर कर रहे हैं भाई। मैंने क्या बताया था, कहाँ देखना है आपने, गलत, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को देखना है आपने। सिर्फ आपने अमाउंट कहां से उठानी है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल से। आपने इस सवाल को नई कंपनी की बैलेंस शीट के साथ गुडविल की कैलकुलेशन कर। देखिए आगे दिया हुआ नेक्स्ट पेज पर जी, कितना बन गया ये 2,40,000 आपकी बन जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फिक्सचर एंड फिटिंग, वो देखते हैं हम। फिक्सचर एंड फिटिंग देखते हैं हमने कितने की टेक ओवर की है, दी कितनी हुई है, पहले आपने ये देखना है। नई कंपनी की साथ साथ नई कंपनी की भी दी हुई है आपको 67750, एक तो वो आएगी, दूसरा जो आप टेक ओवर कर रहे हैं फिक्सचर एंड फिटिंग वो भी आएगी। वो कितनी है, 32,000 की। कैसे रिकॉर्ड करूंगा मैं, लिखना जरूरी है, 67750 प्लस आप करेंगे 32,000, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और आपकी नई कंपनी की फिक्सचर एंड फिटिंग आ जाएगी। कितनी आती है, 9975 जी। चलिए यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये नई कंपनी की बैलेंस शीट बनी हुई है। नई कंपनी की बैलेंस शीट जो पहले से बनी हुई है, नई कंपनी के ये एसेट और लायबिलिटीज थे। अब इन एसेट और लायबिलिटीज में जो नई कंपनी पार्टनरशिप बिजनेस टेक ओवर कर रही है उसके एसेट और लायबिलिटीज आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन वो एसेट और लायबिलिटीज आपने कहां से उठानी है, सवाल से नहीं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल से। फिर बता रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल से। ये वर्किंग इसीलिए की गई है, ये दोनों वर्किंग जो स्क्वायर्स में नजर आ रही है आपको, ये नई कंपनी की बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वर्किंग की हुई है, दोनों स्क्वायर्स में जो नजर आ रही है। आगे जी नेक्स्ट देखते हैं हम जी, फिक्सचर एंड फिटिंग के बाद हमारे पास क्या चीज आती है, मोटर व्हीकल 24975 देखते हैं जी। प्लस हमने जो टेक ओवर किया वो 15,000 की है, तो मैं लिखूंगा जी
एक मिनट भाईजान, मोटर व्हीकल 24975 प्लस 15,000 जी 39975। इसके अलावा और कोई नॉन करेंट एसेट मौजूद नहीं है, बस छोड़ देंगे नहीं। एक और लिखना है, कौन सा नॉन करेंट एसेट बताओ जी? गुडविल, वेरी गुड, वो इंटेंजिबल एसेट है, उसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप ये अमाउंट्स कैलकुलेशन को गुडविल से नहीं उठाएंगे तो गुडविल आप कभी भी नहीं लिखेंगे, हमेशा भूल जाएंगे। इसलिए आपने कैलकुलेशन गुडविल से ही चीजें टेकअप करनी है। और गुडविल हमने कितनी निकाली है भाई? जो आप इसकी गुडविल बन गई ना, गुडविल निकाली थी 26950। 26950 पुरानी गुडविल अगर होती भी तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, इनहेरेंट गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ऑलरेडी क्रिएटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं। टोटल कर देते हैं, इसका कितना आ रहा है? 6675। टोटल आपका आ जाएगा जी 406675। उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे आपके पास जी? करंट एसेट्स। सवाल बिजनेस परचेज के थोड़े लेंथी होती है बेटा, लेकिन उसका पैटर्न एक ही है, पैटर्न उसका चेंज नहीं होता, वो सेम टू सेम रहेगा हमेशा। तो करंट एसेट में सबसे पहले आपकी क्या आ जाती है बेटा? क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी सारी बात है, दोनों की आनी है, एक तो हमारी कंपनी अपनी है, उसकी इन्वेंटरी देखते हैं कितनी दी हुई है जी 22875, और एक हमने टेक ओवर की है इन्वेंटरी, वो कितनी है जी 22,000। हमारी कितनी थी जी 22875 है ना, प्लस 22,000 तो कितनी आ जाएगी जी 44,875। डॉलर का साइन एक यहाँ पे फिर बना लेते हैं और मजीद, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपके आ जाएंगे जी क्या बना? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं हमारी कंपनी के कितने दिए हुए हैं? 14363। इसमें ऐड कर देंगे जो आपने टेक ओवर किए हैं, वो है 13,500 के, दोनों को ऐड करके लिखेंगे क्या आता है जी 27,863 आपके आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल। आगे क्या है जी? देखिए बैंक, देखिए बैंक लिखना बड़ा ही मजे की बात है कि आपने बैंक कैसे लिखना है। देखिए बैंक हमें कितने का दिया है नई कंपनी की बैलेंस शीट में, जो बैंक मौजूद है लीना, वो है 28462। इसमें से जो हम बैंक की पेमेंट कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस को, वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सर वो कहां कर रहे हैं? देखें पार्टनरशिप बिजनेस को हमने बैंक की पेमेंट की कितनी? 27,500 हमने अपने पल्ले से कंपनी ने पे किया, तो वो अमाउंट आपको बैंक में से क्या करनी पड़ेगी? बैलेंस शीट बनाते वक्त माइनस करनी पड़ेगी। 27,500 27,500, तो बाकी बैंक आपका कितना आ जाएगा? ये अमाउंट पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ सकती थी, फिर हम बैकवर्ड डॉट में ले जाते हैं इसको। यस 962 दैट इज द अमाउंट ऑफ बैंक। जी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बैंक देखना है, बैंक हमारा पड़ा कितना हुआ है, वो है जी 28462 का। अब आपका सवाल उठता है सर बैंक में जो उसका बैंक है वो ऐड कर रहे हैं, उसका बैंक हम टेक ओवर ही नहीं कर रहे, उसका बैंक हम टेक ओवर नहीं कर रहे, तो उसके बैंक में से अमाउंट हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि जो 27,500 जो हम पे कर रहे हैं वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अमाउंट नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक है, करंट एसेट टोटल कितने आते हैं जी बताएं? शाबाश 73700 टोटल कर लेंगे इसका 480,375, और हमारा दूसरा टोटल भी इसके बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा उसका मतलब सवाल आपने गलत किया है। पता लगे पेपर में आपका सवाल गलत हो जाए और आप इसी पे लगे रहेंगे सवाल में ठीक करके छोड़ देना, ऐसे नहीं करना, आपने छोड़ देना, आगे चले जाने नहीं आगे चले जाने। जितना आपने कर लिया है उसका मतलब है उस हद तक काफी हद तक ठीक कर लिया है आपने। यू हैव टू गो फॉरवर्ड। इस केस में तो आप बेटा वो आगे जाते गए ना, सारे छोड़ते गए, क्योंकि आप घंटा पहले आगे चले गए, ऐसे गए आगे बिल्कुल नहीं। हाँ जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ देखिए, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ देखिए। पहले ऑर्डिनरी शेयर कितनी है? 2 लाख के, 2 लाख के अंदर ऑर्डिनरी शेयर हम कितने ऐड कर लेंगे? 1 लाख के ऑर्डिनरी शेयर ऐड हो जाएंगे ना 2 लाख में, क्योंकि शेयर हमने और इशू किए ना 1 लाख के। सर 1 लाख ज्यादा के हैं, प्रीमियम अलग लिखते हैं,
शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटन विद फेस वैल्यू एवरीवेयर। बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे लिखते हैं, इकट्ठा नहीं लिख सकते आप। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आप पे कितने के आ जाएंगे, 3 लाख के, 2 लाख प्लस 1 लाख, बस जगह कम थी इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपने शो करना है, शो करना जरूरी है बेटा। आपका आ जाएगा जी शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम कितना है जी आपका 50,000 का, क्योंकि पहले नहीं दिया हुआ ना, तो अभी शेयर प्रीमियम जो अभी इशू है वही आएगा। नहीं है पीछे यार 20,000 का, तो दोनों ऐड कर देंगे आप जी बिल्कुल। 20,000 प्लस 50,000 दैट इज इक्वल टू 70,000। ये आपका आ जाएगा 70,000 से आपका आ जाएगा शेयर प्रीमियम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट आपके हैं जी रिटेन प्रॉफिट 48,795, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो एज इट इज रहेगा। यार 48,795 तीनों को ऐड कर लीजिए हम, तो आपके पास ये इक्विटी सेक्शन का टोटल आ जाएगा। देखें कितना आता है, 418,795। इसके बाद आपको पता है क्या आती है जी, बिल्कुल नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी आपने लिखनी है और वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 8% डिबेंचर जो थी, जो आपने 8% डिबेंचर इशू किए हैं, वो इसी ने इशू किए हैं ना, नई कंपनी ने इशू किए हैं, तो आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। वो कितने के निकाले थे आपने, 37,500 की, उसकी अमाउंट आपने खुद निकाली है। सर नई कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी कोई है ही नहीं, इसलिए हमें उसकी नॉन करंट लायबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने डिबेंचर इशू किए हैं, सर कहां से बेटा, ये डिबेंचर जो 8% डिबेंचर आपने इशू किए उसको पेमेंट की है, वो डिबेंचर आपने नॉन करंट लायबिलिटी बनाई है 37,500 की, वो आपको अपनी बैलेंस शीट में, नई कंपनी की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा 37,500 जो मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा जी, करंट लायबिलिटी, और उसमें आपके क्या आने हैं, ट्रेड पेबल्स। यहाँ पे एक बात मैंने आपको समझानी थी, क्योंकि बहुत सिंपल सी है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बड़ी चीज आ गई है। सर ये ट्रेड पेबल जो आप लेंगे दोनों के लेने हैं आपने, उसके तो ट्रेड पेबल दिए नहीं हुए भाई। ये जो फॉर्मेट ऊपर दिया हुआ है ना बैलेंस शीट का सवाल में, वो पुराना है, 11 का सवाल है ना, सवाल पुराना है। पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे होता था, हमने ट्रेड पेबल ऊपर से उठाने हैं, ठीक है। 14630 हम लिखेंगे 14630, जो उसके अपने ट्रेड पेबल्स हैं वो, प्लस जो उसने टेक ओवर कर ली है, कहानी हुआ था फिर भी टेक ओवर करेंगे हम, क्योंकि अगर ना बताया हो तो अज्यूम करते हैं कोई भी एसेट लायबिलिटी नई कंपनी ने टेक ओवर कर ली है। वो कितना है, 9450 जी, कितना आता है टोटल बताएं। 24,080 इसका टोटल कर लेंगे हम, तो आपका आंसर वही आना चाहिए, सारी बात है। 480,375 इसका आपका टोटल आ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तुमने बैलेंस शीट भी अपनी कंप्लीट करके बनाई है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है, वो क्या है मैं बता चुका हूं पहले भी, वो भी सवाल पेपर में आ सकता है, लेकिन दोनों आप इकट्ठे पेपर में नहीं आ सकते, क्योंकि इतना टाइम आपके पास 25 नंबर के सवाल में होता नहीं है। तो नई कंपनी की बैलेंस शीट आएगी, या दूसरा पार्ट जो है कल हम डिस्कस करेंगे, उस पर रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सिर्फ बैंक से क्लोज नहीं करेंगे, डिबेंचर भी आएंगे, उसके अंदर ऑर्डिनरी शेयर भी आएंगे क्लोज, क्योंकि वो दे रहे हैं ना हमको, पे हम उसी सूरत में कर रहे हैं। ये हमने बैलेंस शीट अपनी इक्वल कर ली है। तो अब घर में क्वेश्चन आपने करने हैं, जो भी क्वेश्चन आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं घर में बिजनेस परचेज का। बाकी मैं कल आपको मजीद होमवर्क इसमें से दे दूंगा। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू सर, हारिस भट्ट साइनिंग ऑफ।